हमारे यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश में हम लोग जो पढ़ रहे थे एनसीईआरटी की सीरीज़ जिसमें हम भूगोल हम लोग पढ़ रहे थे। तो एनसीईआरटी की जो भूगोल है जियोग्राफी, उसमें इसके पहले हम लोगों ने महत्वपूर्ण तथ्य को जो पढ़ लिया था। इसके पहले एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा था हम लोगों ने, खासकर पर्वतों के बारे में पढ़ लिया था, पर्वतों के प्रकार पढ़ लिया था। अब जो पढ़ेंगे थोड़ी छोटी टॉपिक है, लेकिन हाँ आपके लिए महत्वपूर्ण है। उस टॉपिक का नाम है पठार। शायद आपको दिख रहा होगा पठार, इसी प्लेटो के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, क्योंकि ये महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए है। और ये एनसीईआरटी अगर आप पूरा नहीं पढ़ पाते तो ई लर्निंग विद दुर्गेश में ये सीरीज आपके लिए पूरी तरह से एनसीईआरटी के लिए बेहतर काम करेगा। यहाँ पर है कि पठार पृथ्वी के स्थल मंडल में ऊपर उठी हुई वह सपाट भूमि होती है। ये जो पठार होती है पृथ्वी के स्थल मंडल में ऊपर उठी हुई सपाट भूमि होती है। कैसी होती है? एक तरह से सपाट भूमि होती है। ये आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है। जो आसपास का क्षेत्र होता है वहाँ से अधिक उठा होता है। किसी प्रकार के एक या एक से अधिक किनारे भी होते हैं। यहाँ किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे भी होते हैं, जिनके ढाल क्या होते हैं? खड़े। के ढाल जो होते हैं क्या होते हैं? वो खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्राय कुछ 100 मीटर से लेकर कई हज़ार मीटर तक हो सकती है। देखिए एक बात और याद रखना है कि पठारों की जो ऊंचाई होती है वो कुछ 100 मीटर से लेकर कई हज़ार मीटर तक होती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। जैसे पर्वत भी होते हैं, नवलित पर्वत, पुरानी, इसके पहले हम लोगों ने लेक्चर में देख लिया था। तो उस तरह पठार भी होते हैं। भारत के दक्कन का पठार पुराना पठार है। भारत के जो दक्कन का पठार है सबसे पुराना पठार है। अगर हम विश्व के प्रमुख पठार की बात करें तो केन्या, तंजानिया, युगांडा का पूर्वी अफ्रीका पठार, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार, ये सभी पठारों के प्रमुख रूप हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और ये आपके लिए महत्वपूर्ण भी है। और एनसीईआरटी ये क्लास 6 to 12 है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि एनसीईआरटी सीरीज़ जो 6 से 12 तक पढ़नी है, उससे बेहतर है कि आपने ई लर्निंग विद दुर्गेश की अगर आपने पेड क्लास में भूगोल पढ़ लिया तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एनसीईआरटी भी कंप्लीट हो जाएगी। विश्व का सबसे ऊँचा जो पठार है वो तिब्बत का पठार है। ये महत्वपूर्ण है। कौन सा पठार है? तिब्बत का। इसे दुनिया का छत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? दुनिया का छत कहते हैं। जिसकी ऊंचाई अगर हम देखें तो समुद्र तल से कितनी है? 4000 से 6000 मीटर है। 4000 से लेकर 6000 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। पठार भी जो पर्वतों के समान उपयोगी, जो पठार होते हैं ये भी पर्वतों के समान ही ये उपयोगी होते हैं। पठार खनिजों की प्रचुरता के लिए प्रसिद्ध है। जो पठार होते हैं वो खनिजों की जो प्रचुरता होती है उसके लिए प्रसिद्ध है। विश्व में के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में, विश्व के बहुत सारे से खनन क्षेत्र हैं जो इन पठारी भागों में क्या है? स्थित है। यह बात आप लोग को जानना चाहिए, महत्वपूर्ण होना चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो एक बात हमें दिखता है कि अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरा के लिए खनन के लिए प्रसिद्ध है। अफ्रीका जो महाद्वीप है वहाँ का जो पठार है वो सोना एवं हीरा के खनन के लिए, माने गोल्ड और डायमंड के खनन के लिए बहुत प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। भारत में अगर देखा जाए तो छोटा नागपुर का पठार लोहा, भारत में अगर देखा जाए जो छोटा नागपुर का पठार है वो लोहा, कोयला तथा मैग्नीज खनन के लिए प्रसिद्ध है। एक छोटा सा प्रश्न याद रखिएगा कि भारत में जो छोटा नागपुर है, तो छोटा नागपुर के बारे में एक बात आप लोग को स्पष्ट होना चाहिए कि छोटा नागपुर जो भारत के झारखंड क्षेत्र में सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। कहाँ पर? झारखंड में। जबकि नागपुर महाराष्ट्र में है। ये बात आप लोग जानते रहिएगा, ठीक है। यहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा जो पठार था, क्योंकि पठार से बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं आते। दुनिया की छत का लेकर आता है पामीर की पठार जो एशिया में है। तो ये मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता भी दिया। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे देखेंगे और पठार के बारे में थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि छोटा नागपुर का जो पठार है वो झारखंड में है और ये लोहा, कोयला तथा मैग्नीज खनन के लिए प्रसिद्ध है। देखिए अब हम लोग थोड़ा सा जलप्रपात के बारे में भी देख लेते हैं। पठार का संबंध जो है जलप्रपात से क्या, आप इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं ताकि जब हम आगे पढ़ें तो वहाँ से आपको की पॉइंट महत्वपूर्ण मिल जाए। उससे आपने पेड क्लास ज्वाइन किया होगा ऑनलाइन तो आपको ये नोट्स मिला ही होगा, लेकिन फिर भी आप यहाँ से इसे अपने पास स्क्रीनशॉट के रूप में रख सकते हैं। जैसे दे रहा है कि भारत में पठारी क्षेत्र में बहुत से जलप्रपात हैं। जैसे क्योंकि नदियां हैं ऊंचाइयों से गिरती, जो नदियां होती हैं ये ऊंचाइयों से प्रायः गिरती हैं। और जब नदियां ऊंचाई से गिरती हैं तो एक बात आपको पता हो, वो लगातार खनन करती हैं, मतलब अपरदन करने का काम करती हैं। जैसे यहाँ से देखिए ये मैंने ये चट्टान बना दिया, तो यहाँ पर क्या होती है, नदियाँ यहाँ से ऊपर से आने के बाद नीचे गिरती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें हम जलप्रपात कहते हैं, वाटरफॉल कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रायः क्या होता है कि पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं, नदियाँ ऊंचाई पर से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर के पठार पर स्वर्ण रेखा नदी है। कौन सी? स्वर्ण रेखा नदी पर
हुंड्रू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट भी है। कई बार परीक्षा में ऐसे प्रश्न भी आ चुका है। जोग जलप्रपात के बारे में आप लोग बताइएगा कि जोग जलप्रपात किस नदी पर बना है। बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने वैसे भारत की भूगोल की जो सीरीज पढ़ाई है वहाँ पे मैंने यहाँ पर इसको बताया है, लेकिन एक बार आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, हो सकता है आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो कर्नाटक में जो जोग जलप्रपात है वो किस नदी पर है, तो फटाफट सभी लोग कमेंट करिएगा, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। ये वीडियो, आज की जो वीडियो थोड़ी सी छोटी होगी रोज़ की वीडियो का बच्चा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को पढ़ना, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। एक छोटा सा प्रश्न है कि पठारी क्षेत्र को मानचित्र में दर्शाने के लिए फिजिकल मैप में किस कलर का प्रयोग करते हैं। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे, क्योंकि वैसे मैंने पढ़ाया होगा आपको। ठीक, मानचित्र की सीरीज में मैंने वहाँ पे पढ़ाया था। स्क्रीनशॉट चाहे तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं यहाँ की। अब एक टॉपिक छोटा सा बनता है मैदान, जो प्रायः परीक्षा में पूछा जाता है। आइए मैदान को भी हम लोग पढ़ लेते हैं और मैदान से जुड़े हुए प्रश्नों को भी हल करने का प्रयास कर लेंगे। तब मैदान क्या है, इसे हम प्लेन कहते हैं, मैदान को प्लेन कहते हैं। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। मैदान क्या होते हैं, समतल भूमि के एक बहुत बड़े भाग होते हैं। मैदान सामान्यतः समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। माने जो समुद्र तल होता है इससे लगभग इनकी जो ऊंचाई होती है वो 200 मीटर से अधिक ऊंची नहीं होती। कितनी? 200 मीटर से अधिक ऊंची नहीं होती। कुछ मैदान समतल होते हैं, कुछ मैदान ऊबड़ खाबड़ वाले होते हैं। जरूरी नहीं है कि सभी मैदान समतल हो, कुछ ऊबड़ खाबड़ होते हैं, कुछ मैदान समतल होते हैं। तो मैदान के बारे में बातें आप लोग को पता जाननी भी चाहिए। देखिए, अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। अधिकतर अगर हम मैदान की बात करें, मैदान नदियों द्वारा उनकी सहायक मैदानों, जो अधिकांश मैदान नदियों द्वारा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए। मैदानों का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया के तहत होता है। जो मैदान है उनका जो निर्माण होता है एक लंबी प्रक्रिया के द्वारा होता है। कैसे कि नदियाँ, जैसे ये हमारी ये अगर पर्वत है, जब पर्वत को काटकर जब यहाँ से नदियाँ निकलती हैं, ये पर्वतों को तब तक काटती है जब तक ये समुद्र तल को न प्राप्त कर ले, और तब तक काटती रहती। काटने के बाद इनकी जो मिट्टियाँ हैं इनको ले जाकर पाटती हैं, तो मैदानी क्षेत्रों में इनका मैदान निर्माण करती हैं, जिसमें हम बाणकृत मैदान का भी निर्माण होता। नदियाँ पर्वतों के ढालों पर नीचे गिर की ओर बहती हैं। नदियाँ होती हैं जो पर्वतों के ढाल पर, देखिए सीधी सी बात है, किधर बहेगी, ढाल की तरफ, नीचे की तरफ ही बहेगी। इन्हें अपर्दित भी कर देती है, और तथा उन्हें क्या करती है, अपर्दित कर देती है। वे अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती है, और वे जो अपर्दित पदार्थ हैं उन्हें बहाते हुए अपने साथ आगे की ओर ले जाते हैं। और अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थ जैसे पत्थर, बालू, सिल्ट को भी घाटी में निक्षेपित करती, माने जमा करती हैं। अतः इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। देखिए, मैंने आपको पहले बताया, जब पर्वतों को काटती हैं नदियाँ तो अपने साथ बोल्डर, पत्थर, सिल्ट आदि को लेकर जाती हैं। लेकर जाने के बाद जब इनका वेग कम होता है तो क्षेत्रों में फैलाना शुरू करती हैं, और वहाँ पर जहाँ पे घाटियों में निक्षेपित करती हैं वहाँ पर इसका क्या होता है, मैदानों का निर्माण होता है। कैसा? मैदानों का निर्माण होता है। जैसे अगर भारत की बात करें तो गंगा, यमुना नदियाँ पर्वतों को काट कर लाकर मैदानी क्षेत्रों का निर्माण करते। जैसे मैं जौनपुर जनपद से हूँ, मेरी कोचिंग भी ऑनलाइन ई-लर्निंग विद दुर्गेश की जौनपुर में भी चलती है, घर बैठ के भी आप पढ़ सकते हैं। तो जौनपुर भी क्या मैदानी क्षेत्र है, और ये दोआब क्षेत्र भी कहलाता है। ये दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसे दोआब कहते हैं। और जौनपुर में पंच नदी भी है, और 5 नदियों का शहर पंजाब कहते हैं, और जौनपुर में भी 5 नदियाँ हैं। ये बातें हैं जो थोड़ी सी समाहित है, आपके परीक्षा के लिए उपयोगी भी है। ठीक है, जौनपुर को सिराज हिंद कहते हैं। तो यहाँ से जो मैं टॉपिक था मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, मैदान के बारे में कुछ अन्य चीज़ों को भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो यहाँ से चाहे तो आप स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख लें। और ऑनलाइन क्लास के लिए आप लोग ई-लर्निंग विद दुर्गेश पे जुड़े रहेंगे। 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास, नोट्स, वीडियो लेक्चर सभी के संबंध में आप जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करके ई-लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़े रह सकते हैं। और इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक ई-लर्निंग विद दुर्गेश ही है, यूट्यूब ई-लर्निंग विद दुर्गेश है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ से आगे देखते हैं। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। देखिए, सामान्यतः एक बात आपको पता होना चाहिए कि जो मैदान होते हैं बहुत ही उपजाऊ होते हैं, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो होती है, जनसंख्या घनत्व होती है मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। दुनिया में, वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, जहाँ भी मैदानी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जनघनत्व सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया, उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान, तथा चीन में
यांगटीसी क्यांग नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण भी हैं। भारत में अगर देखें तो भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो सीधी सी बात है, जहाँ पे मैदानी क्षेत्र होती है वहाँ पे जो भूमि काफ़ी उपजाऊ होती है, क्योंकि नदी बाढ़कित मैदान होते हैं, नदियों द्वारा लाए गए होते हैं तो उपजाऊ होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा जनघनत्व हमेशा मैदानी क्षेत्रों में मिलता है, याद रखिएगा। मैदानी क्षेत्रों में वैसे इंडस्ट्रीज एरिया अब तो आजकल हो गया है, लेकिन ज़्यादातर जो जनसंख्या होती है वो मैदानी क्षेत्रों में जनघनत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है। यह बात आप लोग को जानना चाहिए और इसे नोट डाउन भी करके आपको रखना चाहिए। इस बात को रट्टा मान लीजिए आप लोग, मतलब यहाँ से कभी आपके प्रश्न गलत ना होने पाए। उम्मीद करते हैं यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि आज की वीडियो में थोड़ा बताया, थोड़ी छोटी जरूर होगी लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। अब हम देखेंगे स्थल रूप एवं लोक क्या है, मतलब स्थल रूप में लोगों का क्या योगदान है, क्या है, उनको भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं। देखिए, पृथ्वी पर स्थल मंडल के विभिन्न रूपों के अनुसार ही मानव ही भी विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करता है। पृथ्वी पर स्थल मंडल के विभिन्न रूप के अनुसार ही मानव की भी विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करता है। पर्वतीय क्षेत्र का लोग जीवन पर्वतीय क्षेत्र की अपेक्षा सरल होता है। देखिए, जो पर्वतीय क्षेत्र के लोगों का जीवन होता है वो पर्वतीय क्षेत्र मैदानी क्षेत्र की अपेक्षा थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन पर्वतों के क्षेत्र में जो लोग होते हैं वहाँ पे ढाल होती है, वर्षा भी ज़्यादा होती है, ऊपर जाने पे तापमान वायुदाब भी कम होने लगता है, तो उस प्रकार के जो लोग होते हैं उस तरह से वो अपना जीवन यापन करते हैं। मैदानी क्षेत्र अधिक उपजाऊ क्षेत्र होते हैं, इसलिए मानव का जीवन सरल होता है। तो मैदानी क्षेत्र क्या होता है, उपजाऊ होता है, इसलिए आपके जो लोग होते हैं इनका जो जीवन होता है वो काफ़ी सरल होता है। मैदानी क्षेत्र में जीविकोपार्जन के साधन व्यापक रूप से उपलब्ध होते हैं। ये बात आप लोग को जानना होगा कि मैदानी क्षेत्र में जीविकोपार्जन के जो साधन होते हैं वो व्यापक रूप से उपलब्ध होते हैं। यहाँ सभी प्रकार के संसाधन सफलतापूर्वक उपलब्ध होते हैं। यहाँ पे सभी प्रकार के जो संसाधन होते हैं आराम से सफलतापूर्वक रूप से मिल जाते हैं, चाहे रहने की हो, चाहे उत्पादन की बात हो, कोई भी चीज़ें हो आसानी से मिल जाती है। विश्व में सबसे अधिक आबादी मैदानी क्षेत्रों में ही निवास करती है। विश्व में सबसे अधिक जो आबादी है वो मैदानी क्षेत्रों में ही निवास करती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि रेगिस्तानी क्षेत्रों के लोगों का जीवन भी कठिन होता है। रेगिस्तानी क्षेत्र में जो लोग होते हैं इनका जो जीवन होता है ये भी काफ़ी कठिन होता है। कारण क्या होता है, क्योंकि आप ये देखेंगे कि जो रेगिस्तानी क्षेत्र होता है यहाँ पर धूप ज़्यादा होती है, पानी की मात्रा कम होती है, तो कटीली झाड़ियाँ मिलती हैं, तो यहाँ पे लोगों को जहाँ पे देखिए उपजाऊ मिट्टी नहीं थी वहाँ तो जीवन तो सरल नहीं, कष्टमय तो होना ही होना है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में संसाधन बहुत ही सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो संसाधन होते हैं बहुत ही सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। पृथ्वी पर सभी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रहन सहन में भी विभिन्नताएं होती हैं। सभी स्थल रूपों में प्राकृतिक घटनाएं भी अलग अलग होती हैं, चाहे वर्षा होना, चाहे कोहरा पड़ना, सभी जितनी भी मौसम घटनाएं होती हैं वो भी अलग होती हैं, उनमें भी काफ़ी अंतर होती है। तो ये स्थल रूपों का प्रभाव भी काफ़ी पड़ता है। यहाँ पे हमने देखा कि प्राकृतिक घटनाएं, आपदाओं के कारण मानव जीवन यापन भी उसी के अनुरूप बदलता रहता है, और मानव जीवन भी होता है जो प्रकृति के अनुरूप ही वो भी बदलता रहता है। जब हम वर्षा ज़्यादा होती है तो छाता यूज कर लेते हैं, अम्ब्रेला जिसे आप कहते हैं, धूप होती है तो छाता यूज कर लेते हैं, ठंडक लगती है तो मोटे कपड़े पहन लेते हैं, गर्मी लगती है तो पतले कपड़े पहन लेते हैं। तो जिस प्रकार मौसम होता है, जिस प्रकार पर्यावरण होता है, जिस प्रकार स्थल रूप होता है, वहाँ पे रहने वाले जो मानव जीवन है वो भी अपने उसी के हिसाब से अपने आप को अनुकूलित बना लेता है। ऐसा जो जंतु भी करते हैं, ऐसा मानव भी करते हैं, माने कोई भी जोधारी। ठंडे क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि जो जू होते हैं उनके बाल बड़े बड़े होते हैं, घने होते हैं, ताकि उनको ठंडी ना लग पाए। गर्म क्षेत्रों में जाते हैं तो फिर गर्म होता है। इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि इन तथ्यों को भी हम लोगों ने पूरी तरह से पढ़ लिया, समझ लिया, देख लिया। स्थल रूपों में मैदानी क्षेत्रों के बारे में पढ़ लिया, पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में पढ़ लिया, पठारी क्षेत्रों के बारे में पढ़ लिया। तो यहाँ से अगर दर्रा शब्द आता है, दर्रा क्या है, देखिए दो पर्वतों के बीच में एक संकरी जो रास्ता होती है प्राकृतिक, इसे हम क्या कहते हैं, दर्रा या पासेज के नाम से जानते हैं। ये बात आप लोग भी जानते रहिएगा। और भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत में भी काफ़ी चीज़ें देखकर हम समझ सकते हैं कि जो स्थल रूप होते हैं हमें लोगों को निवास करने के लिए उनके अनुसार हमेशा काम करते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपके जो टॉपिक थे, जो कॉन्सेप्ट थे, पूरी तरह से क्लियर हो चुके होंगे, पूरी तरह समझ में आ चुका होगा। इसके बाद की जो टॉपिक है, इसके बाद के लेक्चर पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी सीरीज है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ी सॉलिड पढ़ेंगे,
कम पढ़ें लेकिन सॉलिड पढ़ें, क्योंकि आपने भी अपना टारगेट बनाया होगा सिलेक्शन के लिए। तो चलिए ई लर्निंग विद दुर्गेश पे जुड़े रहिएगा आप सभी साथी जो लोग भी ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़े हैं। इसके बाद कल के लेक्चर में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल का जो लेक्चर वो हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है वो कैसी है, उसके आधार पर हम अन्य चीज़ों को भी जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। यहाँ से आपके मन में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम पे सभी लोग जुड़े रहेगा। मैं बार बार अभी तक अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़े रहेंगे। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर ई लर्निंग विद दुर्गेश, क्योंकि जो सीरीज चल रही है 6 to 12 ज्योग्राफी एनसीईआरटी काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है, ठीक है। और ऑनलाइन क्लास के लिए 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास, नोट्स, वीडियो लेक्चर आदि के संबंध में जानकारी ले सकते हैं। ये नोट्स हार्ड कॉपी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। पेड क्लास में भी ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे पेड क्लास के लिए ये लाइव क्लास चल रही थी और ये लाइव क्लास है। कुछ लोग कह रहे थे कि जी नहीं, ये पूरी तरह से लाइव है, हम आपके लिए लाइव आकर इस चीज़ को पढ़ाते हैं, क्योंकि कमेंट पढ़ने से, कमेंट देखने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं। वीडियो काफ़ी मेरा ऐसे भी लंबा हो जाता है, बात करेंगे तो और लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग कम समय में ज़्यादा चीज़ें देने का पूरा प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं टॉपिक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो चलिए चलते हैं, एक छोटा सा सवाल हम आपसे पूछते हुए चलेंगे ताकि उसका जवाब आप भी देते रहें कि जो तटीय क्षेत्र होते हैं उन्हें किसके अंतर्गत रखा, जैसे भारत में अगर दक्षिण भारत में देखा जाए तो जो तटवर्ती क्षेत्र है, जो तटवर्ती क्षेत्र है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? मैदानी क्षेत्र, पर्वतीय या पठारी, किन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में आप दीजिएगा। अगर ठीक है, अगर जवाब दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आगे आके इसको बताएंगे। फिर जब भारत का भूगोल पढ़ेंगे इसको और अच्छे तरीके से पढ़ा देंगे, समझा देंगे, क्योंकि विश्व के भूगोल में इसका इतना ही रोल था, जितना रोल था मैंने उतना आपको बता दिया। अब आपके मन में कोई डाउट, कोई प्रश्न हो तो फटाफट पूछ सकते हैं, बिना झिझक के, बिना किसी समस्या के, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।